नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के भौतिक विभाजन की बात कर रहे थे और पिछली क्लास में हम पठार की बात कर रहे थे। दोस्तों, किसी कारणों से हमारा पूरा वो वीडियो नहीं बन पाया था, बीच में अधूरा रह गया था, इसलिए हम पठार से आगे की बात शुरू करें दोस्तों। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि पठार कौन से क्रम का उच्चावच है। द्वितीय का क्रम का उच्चावच है। द्वितीय का क्रम का उच्चावच है। कौन से क्रम का उच्चावच है? द्वितीय का क्रम का उच्चावच है दोस्तों। पठार को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। पठार की ऊंचाई क्या होती है दोस्तों? 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक। पठार की ऊंचाई होती है 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक। 300 मीटर तक तो क्या हो गया, मैदानी भाग आ गया, और 300 मीटर से 600 मीटर तक क्या आ गया, पठार। और पठार की एक और विशेषता है दोस्तों, जो पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो शीर्ष नुमा न होकर, वो नुकीला न होकर, जो शीर्ष भाग है वो नुकीला न होकर कैसा होता है दोस्तों? समतल होता है। दो विशेष पठार की तीन विशेषता होगी। द्वितीय क्रम का उच्चावच है, ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। ऊपरी भाग है, जो शीर्ष भाग है वो समतल भाग है। अब जो हम ये बात करें द्वितीय क्रम का उच्चावच है, तो हम संपूर्ण पृथ्वी पर देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी के जो उच्चावच हैं उनको तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्राथमिक क्रम का उच्चावच। प्राथमिक क्रम। एक होता है द्वितीय क्रम। एक हमारा होता है तृतीय क्रम। प्राथमिक क्रम, द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम। प्राथमिक क्रम के अंदर दोस्तों जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, जितने भी महासागर हैं, महाद्वीप और महासागरों को प्राथमिक क्रम के उच्चावचों में शामिल किया गया है। द्वितीय क्रम के अंदर दोस्तों जो अंतर्जात बल हैं, अंतर्जात बल जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के कारण जो अंतर्जात बल लगते हैं उससे किसका निर्माण होता है? द्वितीय क्रम के उच्चावच का निर्माण होता है। तो जो पठार हैं हमारे, जो पठार हैं, इन पठारों का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी क्रिया से जो अंतर्जात बल लगते हैं उससे द्वितीय क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, और पठारों का निर्माण किससे? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। तो इसलिए हम जो पठार हैं उसको हम द्वितीय क्रम के उच्चावच में शामिल करते हैं। और तृतीय क्रम के अंदर कौन से उच्चावच आते हैं? तो तृतीय क्रम में जो बहिर्जात बल है, बहिर्जात बल के कारण तृतीय क्रम की तृतीय क्रम के जो उच्चावच हैं उनका निर्माण होता है। तो तृतीय क्रम के अंदर जैसे अपर्दन की क्रिया हो गई, अपर्दन की क्रिया हो गई, अपक्षरण की क्रिया हो गई, निक्षेपण की क्रिया हो गई, अपर्दन की क्रिया हो गई, अपक्षरण की क्रिया हो गई, निक्षेपण की क्रिया हो गई। इनके कारण जो बहिर्जात बल लगते हैं उन बहिर्जात बलों से किसका निर्माण होता है? जो तृतीय क्रम के उच्चावच होते हैं उनका निर्माण होता है। तो राजस्थान में हम सबसे बेस्ट उदाहरण दे सकते हैं दोस्तों, जो हमारा पूर्व का मैदान है, जो हमारा पूर्व मैदान है, पूर्व मैदानी प्रदेश है,
पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है? जो गंगा और यमुना नदियां हैं जो अपने साथ जलोढ़क लाती हैं, उन जलोढ़कों के जमाव से, उनके निक्षेपण से ही हमारे को जो पूर्व का मैदान है उसका निर्माण हुआ है। तो हम जो तृतीय का क्रम है, तृतीय क्रम के उच्चावच है, इसमें किसको रख सकते हैं? हमारे राजस्थान का उदाहरण रख सकते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश रख सकते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश को रख सकते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन से क्रम का उच्चावच है? तृतीय का क्रम का उच्चावच है। अब दोस्तों हमने देख लिया, रामलोचन के अनुसार देख लिया, डॉक्टर रामलोचन के अनुसार देख लिया, और वीसी मिश्रा साहब के अनुसार देख लिया, और जो हमारे 1994 के अंदर हरिमोहन सक्सेना साहब ने जो वर्गीकरण दिया था उसको देख लिया। तो अब हम आगे एक एक भौतिक प्रदेश जो हम पढ़ेंगे, जो हरिमोहन सक्सेना साहब ने जो 1994 के अंदर राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक के अंदर उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था 4 भागों में, एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। 1994 के अंदर जो हरिमोहन सक्सेना है, हरिमोहन सक्सेना साहब ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उन्होंने वर्गीकरण किया था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इस पुस्तकों में उन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 4 भागों में बांटा था। पहला था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर पर था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीन नंबर पर था पूर्वी मैदानी प्रदेश, 4 नंबर पर था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन चारों भौतिक प्रदेशों को हम एक एक विशेषता, वर्गीकरण और उत्पत्ति के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। विस्तार, उत्पत्ति, विशेषता, वर्गीकरण, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो हम अब पहला हमारा जो भौतिक प्रदेश है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश उसको लेते हैं दोस्तों। जो हमारा ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इससे न होकर हम पहले पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर अरावली पे आएंगे, फिर पश्चिम मरुस्थल पे, या मतलब था अपना जो थार का मरुस्थल है उस पर आएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं, हाड़ौती का पठार। तो सबसे पहले हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार की बात करेंगे। तो हम जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो हमारे 4 जो भौतिक प्रदेश हुए हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, फिर विस्तार, फिर विशेषता और फिर वर्गीकरण। इन 4 टॉपिकों पे बात करेंगे दोस्तों। जो हमारे 4 भौतिक प्रदेश हैं उनको सभी भौतिक प्रदेशों की सबसे पहले उत्पत्ति, फिर एक एक करके विस्तार, फिर एक एक करके विशेषता, फिर एक एक करके हम वर्गीकरण पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा हाड़ौती का पठार है उसकी उत्पत्ति देखते हैं दोस्तों। इन सभी की उत्पत्ति, चारों भौतिक प्रदेशों की हम उत्पत्ति, मैं जब आपको ये भौतिक प्रदेश कंप्लीट करवा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको एक स्थान पर चारों भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति साथ में बता दूं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं
हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति। तो हाड़ौती के पठार की मध्यजीवी महाकल्प में उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प जिसे हम मीसोजोइक एरा भी कहते हैं। मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा कहते हैं। इसके अंदर इसका टाइम पीरियड था दोस्तों 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, 6.5 वर्ष करोड़ वर्ष पूर्व तक किसका काल था? मीसोजोइक एरा था, मध्यजीवी महाकल्प जिसे कहते हैं। इस मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड में हुई थी दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया। गोंडवाना लैंड में हुई थी ज्वालामुखी क्रिया। इस ज्वालामुखी क्रिया के छिद्र उद्गार से, छिद्र दो होते हैं दोस्तों, एक तो होता है छिद्र उद्गार। ज्वालामुखी क्रिया, आगे हम ज्वालामुखी क्रिया को समझ लेंगे। तो छिद्र उद्गार होता है, उससे तो होता है पठारों का निर्माण। सॉरी दोस्तों, जो छिद्र उद्गार है हमारा ज्वालामुखी क्रिया का, उससे तो होता है पर्वतों का निर्माण, और जो दरारी उद्गार है उससे होता है पठारों का निर्माण। तो ये हाड़ौती का पठार है, तो इस किससे निर्माण होगा? ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से। ज्वालामुखी क्रिया की दरारी उद्गार से किसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों? हमारे हाड़ौती के पठार। तो मध्यजीवी महाकल्प जिसे मीसोजोइक एरा कहते हैं, उसके क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से जो लावा निकला था, उस लावा के जमाव से किसका निर्माण हुआ है? हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में क्रिटेशियस कालीन संरचना या चट्टान का संबंध कौन से भौतिक प्रदेश से है? तो क्रिटेशियस कालीन चट्टान या संरचना, क्रिटेशियस काल निर्माण क्रिटेशियस काल में किसका हो रहा है? हाड़ौती के पठार का निर्माण हो रहा है। तो राजस्थान में क्रिटेशियस कालीन संरचना या क्रिटेशियस कालीन चट्टानों का संबंध कौन से भौतिक प्रदेश से है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार से है दोस्तों। और एक क्वेश्चन हमसे और पूछ लेता है कि राजस्थान के अंदर द्वितीयक युग की संरचना या चट्टान, द्वितीयक युग की संरचना या चट्टान, द्वितीयक युग की संरचना और चट्टानों का संबंध कौन से भौतिक प्रदेश से? तो हम अच्छे से बता सकते हैं दोस्तों कि हाड़ौती के पठार से द्वितीयक युग की चट्टानें या द्वितीयक युग की संरचना। ये भी पूछ लेता है कि क्रिटेशियस कालीन संरचना और क्रिटेशियस कालीन चट्टानों का संबंध कौन से भौतिक प्रदेश से है? तो हाड़ौती के पठार से है। अब हम दोस्तों देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया को, देख लेते हैं एक बार। ज्वालामुखी क्रिया को देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों। ज्वालामुखी क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होता है छिद्र उद्गार, एक होता है दरारी उद्गार। छिद्र उद्गार और दरारी उद्गार। तो अब ये है हमारे पृथ्वी के अंदर
मैग्मा चैम्बर। और इसके ये होती है, इससे निकलती है ज्वालामुखी नली। ये धरातल मान लेते हैं। धरातल के अंदर ये मैग्मा चैम्बर है, ये हमारी ज्वालामुखी नली है, इसके अंदर मैग्मा है दोस्तों। मैग्मा और लावा, इन दोनों में अंतर भी बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है। जब ये मैग्मा ये है, ये इसे कहते हैं वीवर। ये जो मुख है ये वीवर। इससे जो मैग्मा निकलेगा, इससे दोस्तों जो मैग्मा निकलेगा वो एक पर्वत के रूप में निकलेगा दोस्तों, एक पर्वत के रूप में निकलेगा। इस प्रकार मैग्मा का जमा हो जाएगा एक पर्वत के रूप में। इस प्रकार मैग्मा का जो जमा हो जाएगा, इसे कहेंगे हम ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे दोस्तों। ये है ज्वालामुखी नली। ये है मैग्मा। ये हमारा मैग्मा चैम्बर। और ये हो जाएगा धरातल। जब मैग्मा एक बाहर आकर, पृथ्वी की धरातल से बाहर आकर एक पर्वत के रूप में जमता है, तो इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया का छिद्र उद्गार। छिद्र उद्गार से किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। मैग्मा और जो लावा होता है उसके अंदर एक ही डिफरेंस है दोस्तों, जब ये पृथ्वी के गर्भ में होता है तो इसे हम कहते हैं मैग्मा, और जब ये धरातल के ऊपर आ जाता है तो इसे कहते हैं लावा। तो ये दरारी उद्गार है। दरारी उद्गार को और समझ लेते हैं दोस्तों। ये मान लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं दरारी उद्गार। ये मान लेते हैं हमारा धरातल है, ये पृथ्वी का गर्भ है, ये पृथ्वी का क्या है, गर्भ है। पृथ्वी के अंदर से दोस्तों मैग्मा निकलेगा। ये जो ज्वालामुखी नली है इसके माध्यम से दरारें हैं पृथ्वी के अंदर। इन दरारों के माध्यम से जो ये मैग्मा है ये धरातल के ऊपर आएगा, और धरातल के ऊपर आकर दोस्तों इस प्रकार से जम जाएगा। इस प्रकार से जम जाएगा, पठार के रूप में जम जाएगा दोस्तों, न कि पर्वत के रूप में। पर्वत के रूप में तो छिद्र उद्गार से जमता है दोस्तों, ये एक पठार के रूप में जम जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार ये होगी, ज्वालामुखी नली होगी। ये मैग्मा हो गया दोस्तों। मैग्मा बाहर आकर किसके रूप में जम जाएगा, पठार के रूप में। तो इसे कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया का दरारी उद्गार। और जो ये हमारा पठार है, जो हमारा ये पठार है, ये किसका उदाहरण है, किससे, ये जो पठार है हाड़ौती का पठार, इसका किससे निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से निर्माण हुआ है दोस्तों। तो आगे हमने ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति देख ली दोस्तों। हमने एक पॉइंट क्लियर कर लिया। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जो हाड़ौती का पठार है उसका विस्तार। दोस्तों जब हम हाड़ौती के पठार की विस्तार की बात करते हैं, हाड़ौती का पठार,
इसकी विस्तार की बात करते हैं। तो ये किसका विस्तार है दोस्तों? तो ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। और दोस्तों जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। मालवा पठार का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। हमारे इस साइड में जो मालवा का पठार लगता है दोस्तों, ये जो हमारा हाड़ौती प्रदेश है, इसके इस साइड में जो मालवा का पठार लगता है, इस मालवा के पठार का तो ये उत्तरी भाग हो गया। और जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है उसका भाग हो गया। और अरावली पर्वतमाला भी किसका भाग है दोस्तों? जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है या गोंडवाना लैंड है, हमारे जो आगे पढ़ेंगे हम अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे। तो अरावली पर्वतमाला भी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। और जो हमारी अरावली है वो भी द्वितीयक क्रम की संरचना है। और जो हमारा जो हाड़ौती का पठार है वो भी द्वितीयक क्रम की संरचना है। और उसके अंदर एक आता है दोस्तों, इससे जो हमारा हाड़ौती का पठार है इससे संबंधित एक आता है मेवाड़ का पठार आता है दोस्तों। मेवाड़ के पठार की हम बात करते हैं। मेवाड़ का पठार, ये मेवाड़ का पठार क्या है इसकी बात हम कर लेते हैं। इससे संबंधित आता है तो अरावली पर्वतमाला है। और ये जैसे हमारी अरावली हो गई, ये अरावली हो गई, ये हमारा हाड़ौती प्रदेश हो गया, ये हमारा हाड़ौती प्रदेश हो गया, ये अरावली हो गई। हाड़ौती प्रदेश और अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती प्रदेश, इनको जो पृथक करने वाली भौगोलिक संरचना है, इन दोनों को अलग करने वाली जो भौतिक संरचना है, भौगोलिक संरचना है, वो है दोस्तों मेवाड़ का पठार। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार है। पठार को अलग करने वाली संरचना। मेवाड़ का पठार है दोस्तों, अलग करने वाली भौगोलिक संरचना। अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती के पठार को अलग करने वाली भौगोलिक संरचना क्या है? मेवाड़ का पठार है दोस्तों। राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से बात कर लेते हैं। तो जो हाड़ौती का पठार है इसके अंदर हमारे राजस्थान के 4 जिले आते हैं। बूंदी, उसके बाद में कोटा, उसके बाद में बारा, उसके बाद में झालावाड़, 4 जिले आते हैं। तो ये हो जाती है हमारी पूर्व, और ये हो जाता है उत्तरी भाग, ये पूर्वी भाग, उत्तर और ये दक्षिण, और ये हो जाएगा पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये स्थिति कौन सी हो जाती है दोस्तों? ये स्थिति ये हो जाती है जो हमारा हाड़ौती का पठार है इसका विस्तार राजस्थान के किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। तो राजस्थान में विस्तार पूछ लेता है तो दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में हाड़ौती के पठार का विस्तार है राजस्थान के। इसलिए जो ये हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसे हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? हाड़ौती का पठार
हाड़ौती का पठार इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो हाड़ा राजवंश का क्षेत्राधिकार होता था। कौन से राजवंश का? हाड़ा राजवंश का। हाड़ा राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है दोस्तों। ये हाड़ौती का पठार है, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग, यदि हम राउंड फिगर के अंदर बात करते हैं तो 7%, और एग्जिट बात करते हैं हम तो 6.89%। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके अंदर जो हाड़ौती का पठार है या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका कुल क्षेत्रफल राउंड फिगर में बात करें तो 7%, और एग्जिट बात करते हैं तो 6.89% है। इसके अंदर जनसंख्या कितनी रहती है दोस्तों? जनसंख्या इसके अंदर दोस्तों जो हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका 11% भाग निवास करता है हाड़ौती के पठार में। और जिले, 4 जिले आते हैं दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसकी हमने मैप में बात कर ली दोस्तों, ये बूंदी है, कोटा, बारा और झालावाड़। दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी में यदि हम मैप को देखते हैं तो मैप की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है दोस्तों। इसलिए यदि हम ज्योग्राफी पढ़ने से पहले एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैप के अंदर डिस्ट्रिक्ट भरने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें ज्योग्राफी के अंदर बहुत हद तक मदद मिलती है दोस्तों। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैप पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको यदि हम रटने का प्रयास करते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं रहेगी। यदि हम मैप पर बात करेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सकती है दोस्तों। इसके बाद जो हम अक्षांश और विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांश और विस्तार में यदि हम जो हाड़ौती का पठार है उसका यदि हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो इसका अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 23 डिग्री 51 मिनट से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट तक। 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। तेईस डिग्री 51 मिनट से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट के मध्य हमारे राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है? हाड़ौती का पठार है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करना चाहें, देशांतरीय विस्तार तो हमारे राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है उसका देशांतरीय विस्तार है 25 डिग्री 15 मिनट से लेकर सॉरी दोस्तों 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर 70 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अक्षांशीय विस्तार तो है दोस्तों 23 डिग्री 51 मिनट से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों यदि हमें पूछ लेता है कि जो हाड़ौती का पठार है उससे कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं, कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर भौगोलिक संरचनाएं हैं, तो मैंने इसके लिए एक अलग से मैप तैयार किया दोस्तों। उस मैप के माध्यम से हमको जो भौतिक संरचनाएं हैं उनको भी समझेंगे
और हाड़ौती के पठार से कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं, कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो अब हम मैप के माध्यम से, जो मैंने मैप तैयार किया है दोस्तों, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमने बात की थी देशांतरी विस्तार की 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर 77 डिग्री 25 मिनट के बीच में हाड़ौती के पठार का विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 23 डिग्री 51 मिनट से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट तक इसका विस्तार है। तो इससे जो मुख्य अक्षांश गुजरते हैं वो दो गुजरते हैं दोस्तों। एक तो गुजरता है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक गुजरता है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्योंकि 23 से तो शुरू हो रहा है और 24 और 25 था इस पे ख़त्म हो रहा है, तो 26 किसे निकलेगा, अगले से निकलेगा। तो हाड़ौती के पठार से कौन कौन से मुख्य अक्षांश निकलेंगे, 24 और 25। और देशांतरों की बात करते हैं तो देशांतरी विस्तार देखा था 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर 77 डिग्री 25 मिनट। और जो मुख्य देशांतरों की बात करते हैं तो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरते हैं। ये जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो केवल झालावाड़ जिले से गुजरा है दोस्तों। ये जो हमारा 24 डिग्री है, ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, एक मिनट अच्छे से क्लियर कर देते हैं दोस्तों। ये जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो केवल झालावाड़ से गुजरता है। और जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो बारा से भी गुजर रहा है, कोटा से भी गुजर रहा है और झालावाड़ से भी बूंदी से भी गुजर रहा है। यदि हमें ये 23 दे दे, 24 दे दे, 25 दे दे और 26 दे दे दोस्तों, चार ऑप्शन दे दे और पूछ लेता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा अक्षांश है जो केवल झालावाड़ से गुजरता है। झालावाड़ से कौन सा गुजर रहा है, केवल 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो झालावाड़ से गुजर रहा है। इसके बाद में 25 यहाँ से गुजर रहा है। और ये जो 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दो जिलों से गुजरता है। ये तो झालावाड़ से गुजरता है, एक बारा से गुजरता है। उसके बाद में जो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये झालावाड़ से भी गुजरता है, कोटा से भी गुजरता है और बूंदी से भी गुजरता है। तो हमें ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर है जो 12 से नहीं गुजरता है। तो 76 डिग्री कौन कौन से जिलों से गुजर रहा है, झालावाड़ से, कोटा से और बूंदी से। 12 से नहीं गुजर रहा है तो 76 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है इनमें से 76 और 77 में से ये 76 नहीं गुजरता है। 77 इन दो में से गुजरता है, 12 और झालावाड़ से गुजरता है। तो जो हमारा जो ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इन दो के मध्य दो भौगोलिक संरचनाएं हैं दोस्तों। एक तो है रामगढ़ क्रेटर, ये रामगढ़ क्रेटर 12 के अंदर है। ये देखो दोस्तों 25 के नीचे है रामगढ़ क्रेटर, कौन से जिलों में, 12 जिले में। और ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 24 डिग्री से ऊपर है बूंदी और झालावाड़ दो जिलों में, बूंदी और झालावाड़ के अंदर 25 डिग्री में। और जो रामगढ़ क्रेटर और मुकुंदरा हिल्स ये कौन कौन से अक्षांशों के बीच में है, तो 24 और 25। और ये देशांतर की बात करें तो 76 और 77। और एक ये रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना है दोस्तों। ये रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना है वो कौन से जिले में संचालित है, तो वो बूंदी जिले में संचालित है। और ये कौन कौन से बीच में, यदि हम बात करते हैं तो 26 डिग्री और 25 डिग्री, 25 डिग्री और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन सी, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। और इधर हम बात करते हैं तो 75 डिग्री और 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये बात की दोस्तों आपने मैप के आधार पर, ये रामगढ़ क्रेटर की, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना की, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा हाड़ौती का पठार है
उसके अंदर मृदा कौन सी है दोस्तों? मृदा की बात करते हैं तो इसके अंदर है काली मृदा का विस्तार है दोस्तों। काली मृदा का विस्तार है। तो ये जो काली मृदा है इसे हम वर्टिसोल भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये वर्टिसोल वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार है। यदि पूछ लेता है कि काली मृदा या वर्टिसोल मृदा है, इसका विस्तार राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में है? तो काली मृदा और वर्टिसोल मृदा का विस्तार हाड़ौती के पठार में है। अब हमने दोस्तों दो टॉपिकों पे बात कर ली है। एक तो हमारा था उत्पत्ति, एक था विस्तार। अब हम विशेषता पे बात करेंगे दोस्तों। विशेषता की बात करते हैं तो हाड़ौती का पठार है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता है दोस्तों, जो हाड़ौती का पठार है इसमें क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। क्रिटेशियस कालीन, क्योंकि उस उत्पत्ति, ये जो हाड़ौती का पठार है उसके कौन से काल में उत्पत्ति हुई थी? क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें होती है ना, एक तो होती है हमारी बाह्य आग्नेय चट्टान, एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान और एक होती है दोस्तों आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान और एक होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान। ये जो बाह्य आग्नेय चट्टान है इसे कहा जाता है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें। ये जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें इसे कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें। तो हमारा जो हाड़ौती का पठार है उसके अंदर दोस्तों बाह्य आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, नंबर एक। नंबर दो पर बात करते हैं तो हाड़ौती का पठार है इसके अंदर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का कौन सा एस्क दोस्तों? बॉक्साइट एस्क पाया जाता है। एल्यूमिनियम के साथ साथ यहाँ पर पाया जाता है बलुआ पत्थर। क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट एस्क और बलुआ पत्थर पाया जाता है दोस्तों। और हाड़ौती के पठार में काली मृदा हमने पहले भी बात कर ली है। काली मृदा भी कह सकते हैं, जिसे मध्यम काली मृदा भी कह सकते हैं, वर्टिसोल मृदा भी कह सकते हैं, वो पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है। इस काली मृदा का दोस्तों निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, इस ज्वालामुखी क्रिया से काली मृदा का निर्माण होता है। क्योंकि दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। और यदि लावा का जमाव होगा तो इससे कौन सी मृदा का निर्माण होगा? काली मृदा का निर्माण होगा। और जो काली मृदा है इसके काले रंग का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इसके रंग का प्रमुख कारण क्या है? कि काली मृदा का प्रमुख कारण है कि लोहा और एल्यूमिनियम है, लोहा व एल्यूमिनियम। इस लोहे और एल्यूमिनियम के जो टिटेनोफर्स मैग्नेटाइट होते हैं ना, मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट, टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट। इसने जो काली मृदा है, इसके काले रंग का प्रमुख कारण लोहा व एल्यूमिनियम के टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट है। इसके कारण इसका रंग काला होता है। और काली मृदा के अंदर लोहा और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता होती है। और जो काली मृदा है उसके अंदर जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम होती है। ये जो काली मृदा है, एक तो होती है दोस्तों जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, एक होती है जल ग्रहण क्षमता। ये जो हमारी काली मृदा है, इसके अंदर जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है और जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम होती है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक क्यों होती है? क्यों दोस्तों, इसके जो कण है ना, वो महीन कण होते हैं, मोटे कण नहीं होते हैं। इसके कारण इसकी जल धारण क्षमता तो सर्वाधिक होती है और जल ग्रहण क्षमता क्या होती है? न्यूनतम होती है। और काली मृदा में जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होने के कारण, जो जल धारण क्षमता है वो ज़्यादा होने के कारण काली मृदा को कहा जाता है दोस्तों रेगूर मृदा। यदि रेगूर मृदा का विस्तार भी पूछ लेता है तो हड़ौती के पठार में ही है रेगूर मृदा का विस्तार। हड़ौती पठार में रेगूर मृदा का विस्तार क्यों है? क्योंकि जो काली मृदा है इसका दूसरा नाम कौन सा है? रेगूर मृदा। रेगूर मृदा नाम क्यों है? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक क्यों होती है? क्योंकि इसके जो कण हैं वो महीन कण होते हैं। और मृदा का काला रंग होने का कारण क्या है? लोहा और एल्यूमिनियम के जो टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट है, इसके कारण इसका रंग काला होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जो ज्वालामुखी क्रिया के अंदर जो लावा निकलता है, वो लावा के जमाव के कारण काली मृदा का निर्माण होता है। और दोस्तों, जो ये काली मृदा है, जिसे रेगूर मृदा भी कह सकते हैं, ये कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कह सकते हैं। और ये तो बात कर ली हमने मृदा की, और अब बात करते हैं हम विशेषता के अंदर नदी की। जो हड़ौती का पठार है, इसकी मुख्य नदी कौन सी है? तो इसकी मुख्य नदी दोस्तों चंबल नदी है। इसकी मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी दोस्तों जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान के अंदर चौरासीगढ़ के अंदर प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से स्वयं मध्यपुर, करौली, धौलपुर से आगे निकल जाती है दोस्तों। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हड़ौती का पठार है उसकी मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी है। हम ज़्यादा इसकी यहाँ पर इसलिए बात नहीं करें दोस्तों, क्योंकि जो हमारा राजस्थान का अपवा तंत्र है, इस अपवा तंत्र में हम एक एक नदियों पर अलग से विस्तृत रूप से बात करेंगे दोस्तों। इसलिए ये टॉपिक हमारा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए हम संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो यहाँ बात कर ही लेते हैं थोड़ी दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारे चंबल है, ये चंबल नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है दोस्तों। चंबल नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है। क्यों है बड़ा? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियाँ पूछ लेता है तो चंबल नदी तंत्र में है दोस्तों। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक यदि नदियों वाला संभाग पूछ लेता है तो कोटा संभाग है। और यदि हड़ौती का पठार है मतलब कोटा संभाग है। और यदि भूमध्य प्रदेश पूछ लेता है तो हड़ौती का पठार, यदि संभाग पूछ लेता है तो कोटा संभाग। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसकी विशेषता दोस्तों, विशेषता मान लो या कमी मान लो,
इसके राजस्थान में सबसे ज़्यादा जलीय प्रदूषण की समस्या से प्रभावित यदि कोई क्षेत्र पूछ लेता है ना, तो हाड़ौती का पठार भी। क्योंकि जलीय प्रदूषण किससे होता है? चंबल नदी से होता है। कटाव लगते हैं दोस्तों, बीहड़ का निर्माण होता है। यदि 5 नंबर विशेषता के अंदर भी हम बात कर सकते हैं कि सर्वाधिक जलीय प्रदूषण की समस्या से प्रभावित यदि हमें भौतिक प्रदेश पूछ लेता है, सर्वाधिक जलीय प्रदूषण, सर्वाधिक जलीय प्रदूषण से प्रभावित भौतिक प्रदेश पूछ लेता है, तो हम कौन से प्रदेश की बात करेंगे? हाड़ौती के पठार की बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर है चंबल नदी और सर्वाधिक बीहड़ वाली भी यही है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण होता है ना, वो मृदा प्रदूषण 2 प्रकार से होता है दोस्तों। मृदा प्रदूषण कितने प्रकार से होता है? मृदा प्रदूषण 2 प्रकार से हो सकता है। मृदा प्रदूषण 2 प्रकार से होता है दोस्तों। एक तो होता है वायु से, वायु द्वारा। एक होता है जल द्वारा। वायु द्वारा यदि सबसे प्रभावित भौतिक प्रदेश पूछ लेता है, तो वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, तो जैसलमेर को बता सकते हैं हम, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा प्रदूषण पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा यदि मृदा प्रदूषण पूछ लेता है जल और वायु में से, या कोई भी दे दे हमें, यदि हमें सबसे ज़्यादा मृदा प्रदूषण पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा मृदा प्रदूषण किससे होता है? वायु से ही सर्वाधिक मृदा प्रदूषण होता है दोस्तों। सर्वाधिक सर्वाधिक मृदा प्रदूषण होता है। सबसे ज़्यादा मृदा प्रदूषण किससे होता है? वायु से। और जल प्रदूषण है, वो जल प्रदूषण 2 प्रकार से हो सकता है दोस्तों। एक तो होता है नदी से और एक होता है चादरीय प्रदूषण। इस चादरीय प्रदूषण की हम दोस्तों अलग से बात करेंगे कि चादरीय प्रदूषण क्या होता है। और जब हम नदियों की बात करेंगे आगे चलकर, तो इसकी बात करेंगे। नदी सबसे ज़्यादा यदि नदी के माध्यम से मृदा प्रदूषण की बात करता है, तो वो हम हाड़ौती के पठार की बात कर सकते हैं दोस्तों, अभी हमने बात की थी। और जो चादरीय प्रदूषण है, ये चादरीय प्रदूषण जो हमारे वर्षा का जल होता है उसके कारण होता है। जो पर्वत, जो ये मान लेते हैं पर्वत है, इस यदि इस पर बरसात होती है, तो ये जो ऊपरी परत है ये पानी के साथ धुलकर नीचे आ जाएंगे, इसे चादरीय प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे दक्षिण अरावली मान लेते हैं, दक्षिण अरावली की बात करते हैं, दक्षिण अरावली की बात करते हैं। दक्षिण अरावली और दक्षिण अरावली के अंदर हम प्रॉपर जिले की बात करते हैं, तो सिरोही, सिरोही की बात कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित है चादरीय प्रदूषण से दक्षिण अरावली में भी सिरोही, क्योंकि दक्षिण अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई की बात करते हैं, तो सिरोही के अंदर है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो हमारा हाड़ौती का पठार है दोस्तों, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जलीय जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जलीय जैव विविधता, सर्वाधिक जलीय जैव विविधता क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके अंदर 2 अभ्यारण्य है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं हम। दो अभ्यारण्य दोस्तों हाड़ौती के पठार में, ये हमारा हाड़ौती का पठार है। इसके अंदर 2 अभ्यारण्य है। एक अभ्यारण्य तो है चंबल अभ्यारण्य, और एक है जवार सागर अभ्यारण्य।
ये चंबल अभ्यारण्य दोस्तों कोटा के अंदर है, और ये जवाहर सागर अभ्यारण्य भी कोटा में है। ये जो चंबल अभ्यारण्य है, ये चंबल अभ्यारण्य मगरमच्छ और घड़ियाल की प्राकृतिक आवास है दोस्तों। मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल का क्या है, प्राकृतिक आवास है। और यहाँ पर दोस्तों जो चंबल अभ्यारण्य कोटा के अंदर है, इसके अंदर गंगे डॉल्फिन रहती है, गंगे डॉल्फिन रहती है, जिसे हम राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं, गंगे डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगे डॉल्फिन। इस गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था, तो 5 अक्टूबर को दिया गया था, 5 अक्टूबर 2000।